जो हमारा टॉपिक है वो है कि बैकवर्ड क्लास मूवमेंट। ये भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उसका रीजन क्या था, व्हाट आर द कॉजेस, कारण क्या थे। पहला कारण था गैप बिटवीन ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण। आप जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेजों के यहां पर शासन स्थापित करने के बाद उनके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया। दूसरा, बहुत सारे जो ऊपर के अधिकारियों का तो उन्होंने अंग्रेजों को नियुक्त कर दिया, जैसे कि एसपी, कलेक्टर वगैरह के लिए, लेकिन निचले स्तर के जो अधिकारी थे जैसे डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी या आरआई या दरोगा, इतने पैमाने पर वो इंग्लैंड से कर्मचारी नहीं ला सकते थे, उनके पास आदमी था भी नहीं। तो यहां के हिंदुस्तानियों को उन्होंने क्या किया, नौकरी में भरना शुरू किया। अब चूंकि भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर था उस जमाने में, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे, ब्राह्मण्स। तो सारे पदों पर ब्राह्मण्स काबिज हो गए। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जब अंग्रेजी शासन का विस्तार होता गया तो ब्राह्मणों का जो सेकंड लेयर है, अंग्रेजों के बाद में ब्राह्मणों की सत्ता, माने हिंदुस्तानी समाज में ब्राह्मणों की सत्ता अंग्रेजों के ठीक बाद में होने लगी। इससे धीरे धीरे ज्यों ज्यों अंग्रेजी सत्ता का विस्तार होता गया, ब्राह्मणों की भी ताकत जो है पूरे भारत में बढ़ती गई। और इसका एक रिजल्ट ये हुआ कि ब्राह्मण में और नॉन ब्राह्मण में बहुत ज्यादा फासला हो गया। और यह सबसे ज्यादा फासला कहां हुआ, दक्षिण भारत में और डेक्कान में। क्यों हुआ, क्योंकि उत्तर भारत में तो आप देखते हैं कि जो वर्ण सिस्टम है, कि जिस तरह से उत्तर भारत में 4 वर्ण का कंसेप्ट है, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। लेकिन जब दक्षिण भारत आप जाएंगे और फार साउथ जाएंगे तो आप क्या पाएंगे कि ओनली 2 वर्णास आर देयर, वन इज ब्राह्मण एंड सेकंड इज शूद्र। दोनों क्षत्रिय और वैश्य का वहां पर कोई बोलबाला नहीं है। बाद के वर्षों में तो वैश्यों का बोलबाला हुआ भी थोड़ा सा, लेकिन क्षत्रिय तो एकदम ही नहीं था। तो आप देखेंगे कि गैप बिटवीन जो ब्राह्मण और एक तरफ शूद्र। अब हुआ क्या, आपको मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि चोला पीरियड में अधिकांश जमीन लैंड ग्रांट्स के माध्यम से या तो टेम्पल के पास चले गए और या ब्राह्मणों के पास चले गए। 3/5 भाग जो है जमीन चला गया था। अगर आप डेक्कान का और फार साउथ तमिलनाडु के जो डेमोग्राफी देखेंगे तो उसमें ब्राह्मण का पॉपुलेशन कितना है, नॉट मोर देन 3%, 3% ब्राह्मण है। तो बाकी 97% कौन है, दूसरे लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं। आप आज की तारीख में शूद्र बोलना अच्छा नहीं लगता मुझे, आप पिछड़े वर्ग कह लीजिए आप उसको। तो 97% कौन है, लेकिन 3% लोग कितने जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, 3/5 भाग पर। यू सी दिस, माने इंक्लूडिंग ग्रांट्स टू टेम्पल्स। और टेम्पल के कर्ता धर्ता कौन होते थे, आप सबको मालूम है। इसके कारण जब अंग्रेजी शासन स्थापित हुआ तो उसके बाद में ब्राह्मणों ने सारे पदों पर जो है वो, चूंकि अंग्रेजों के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि जो निचला समाज जो था, खास करके जो बैकवर्ड क्लास है, वो पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो इसीलिए उनको नौकरी मिल नहीं सकता था। तो इस स्थिति में क्या हुआ, सारे पदों पर ब्राह्मण लोगों का कब्जा हो गया। अब जब पदों पर कब्जा हो गया तो सारे जो पावर्स थे अंग्रेजों के जमाने में, वो मोबिलाइज कौन करने लगे, ब्राह्मण्स। इससे निचले जातियों में भयंकर असंतोष उत्पन्न हुआ, टेंशन हुआ। और इसीलिए आपने देखा होगा महात्मा ज्योतिबा फूले या साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के महाराजा थे, या दक्षिण में जिसके बारे में अभी हम बताएंगे, नायकर, जिसने जस्टिस पार्टी की स्थापना किया, बाद में डेविड
कड़गम, उसके बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके जो आप चल रहा है अभी पार्टी, उसके बाद में अन्नादुरई उनका ही शिष्य, और बाद में करुणानिधि, यहाँ तक पार्टी गई। अभी करुणानिधि एक्सपायर होने के बाद में उनके बच्चे के द्वारा, स्टालिन के द्वारा डीएमके का काम किया। डीएमके में भी अभी दो विभाजन हो गया, एमजी रामचंद्रन और डीएमके जो ओरिजिनल है। तो पहला कारण क्या है? गैप बिटवीन ब्राह्मण एंड नॉन ब्राह्मण। ये जो बैकवर्ड क्लास जो मूवमेंट हुआ उसमें उन्होंने संस्कृताइजेशन का सहारा नहीं लिया, दे वेंट फॉर वेस्टर्नाइजेशन। व्हाट डज दिस मीन? चाहे वो महात्मा फूले हो, चाहे वो नायकर हो, चाहे वो लिंगायत लोग हों, व्हाट डिड दे डू? उन्होंने कहा कि इसमें हम नहीं जाएंगे, इसीलिए उन्होंने पश्चिमीकरण का सहारा लिया, वेस्टर्नाइजेशन। बोला कि जो संस्कृताइजेशन प्रोसेस है उसमें ब्राह्मणों का डोमिनेंस है, उनका प्रभाव है, तो हम उधर नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? वेस्टर्नाइजेशन करेंगे। वो तो महात्मा फूले ने क्या किया? अंग्रेजी पद्धति से उन्होंने स्कूल कॉलेज खोलना शुरू किया, जिसमें कि लोअर क्लास के लोगों को उसमें तालीम देना चालू किया, और उनकी पत्नी ने। इसी तरह से कर्नाटक में लिंगायतों ने जबरदस्त बैकवर्ड क्लास मूवमेंट चलाया, और उसी तरह से ईवी रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में, जिन्होंने बाद में जस्टिस पार्टी बनाया, बाद में वो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बना, उनका जो शिष्य था सीएन अन्नादुरई, उन्होंने बनाया, और इसके बाद में सीएन अन्नादुरई के बाद में करुणानिधि, जो आपने देखा होगा करीब 50 साल तक भारत की राजनीति को प्रभावित करते रहे। तो ये जो पूरा जो फ्लैंक जो उनका जो पूरा पॉलिसी था ये बैकवर्ड क्लास मूवमेंट का, उसका जो मेन कैरेक्टर था वो क्या था? एंटी ब्राह्मणिज्म। अभी भी आप देखेंगे डीएमके पार्टी जो तमिलनाडु की पार्टी है, और जो एआईडीएमके है जो उसी की शाखा है, उसका जो पूरा फोकस है वो क्या है? एंटी ब्राह्मणिज्म पर। क्यों है? क्योंकि ब्राह्मण्स लोग, आपको पता ही है, जो कि टेम्पल के ये अभिजात्य वर्ग मानते हैं, ठीक है, और शोषक मानते थे कि इन्होंने सैकड़ों साल से तमिलनाडु की राजनीति में, माने साउथ इंडिया की राजनीति में, और उनके समाज में, डेक्कान की राजनीति में, यह पूरी तरह से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कब्जा किए रहे, और कल्चर जो दक्षिण भारत के और डेक्कान के जो संस्कृति है, जो टेम्पल के इर्द गिर्द ही घूमता था, उस पर भी उनका पूरी तरह से दबदबा था। जैसे कि आप देखते हैं भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहां से हुई है? टेम्पल से ही हुई है। तो इस विरोध के कारण ये बोले कि ये ब्राह्मण जो है ये बहुत बड़े एक्सप्लॉइटर्स हैं, तो उनके खिलाफ में ये खड़े हुए, जो आज तक तमिलनाडु की राजनीति में चल रहा है। और कर्नाटक में भी आप अगर देखेंगे राजनीति में, तो वर्तमान में दो जो बहुत ज्यादा डोमिनेंट कास्ट है, अब वो हालांकि लिंगायत तो एक रिलीजियस ग्रुप है, लेकिन वो डोमिनेंट कास्ट में तब्दील हो गया है। तो अभी जो कर्नाटक की राजनीति में जो महत्वपूर्ण है वो कौन है? एक है वोक्कालिंगा और दूसरा है लिंगायत। इसका जो संस्थापक था वासव था, जिसके बारे में बता चुके हैं, और ये शैव धर्म के पुजारी हैं लिंगायत लोग। तो ये तो एक धार्मिक सेक्ट है, लेकिन अभी ये कास्ट में कन्वर्ट हो गया। और एक तीसरा कारण था ब्रिटिश सपोर्ट टू द बैकवर्ड क्लासेस। ब्रिटिश सपोर्ट टू, ये जो बैकवर्ड क्लासेस की जो उत्पत्ति हुई उसमें अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने बाद के वर्षों में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के शुरू में उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस लोगों को समर्थन देना चालू किया। क्यों? वो इसीलिए चालू किया, आपको अगर पता हो महाराष्ट्र की राजनीति में, तो आपने देखा होगा कि बम, गोला, पिस्तौल, इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहां किया गया था? महाराष्ट्र में। छापेकर बंधुओं ने किया। और ये लोग कौन थे? अगर आप अधिकांश जो वहां के जो एक्टिविटी थी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी या उसके जो कर्ता धर्ता थे, वो सारे मैक्सिमम लोग कौन थे? ब्राह्मण्स। और ब्राह्मण्स में सबसे ज्यादा कर्ता धर्ता कौन थे? चित्पावन ब्राह्मण। ये चित्पावन ब्राह्मण एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण है महाराष्ट्र का। और जो पेशवा, आप जानते होंगे पेशवा, बहुत सारे जो मैंने पेशवा जो जैसे हुए हैं, जैसे बाजीराव पेशवा, अभी फिल्म देखा होगा आपने, ये सारे जो पेशवा हुए, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों से सत्ता अपने हाथ में ले लिया, तो ये पेशवा जो थे, जिसको प्रधानमंत्री भी कहते हैं, अष्टप्रधान में जो एक होता था प्रधानमंत्री, उसको पेशवा कहते थे। जो बाद में उन्होंने क्या किया, शिवाजी के वंशजों से सारा सत्ता अपने हाथ में ले लिया। ये जो पेशवा थे वो कौन थे? चित्पावन ब्राह्मण।
बाल गंगाधर तिलक कौन था? चित्पावन ब्राह्मण। गोपाल कृष्ण गोखले चित्पावन ब्राह्मण। आप देखिए विनोबा भावे कौन थे? चित्पावन ब्राह्मण। एक से एक बड़े बड़े लोग हुए हैं। अब क्या हुआ दोस्तों, आपको मालूम है ना कि महाराष्ट्र में मराठियों को 1818 ईस्वी में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में हराने के बाद में अंग्रेजों ने पूरे महाराष्ट्र को अपने हाथ में ले लिया। इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? मराठियों का। मराठियों में भी सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? ब्राह्मणों का। और ब्राह्मणों में भी सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? चित्पावन ब्राह्मण का। अब ये जो चित्पावन ब्राह्मण थे बहुत ही ज्यादा कट्टर लोग थे, कट्टर हिंदूवादी, छुआछूत में विश्वास करने वाले, जातिवाद में बहुत ज्यादा विश्वास करने वाले। ऊना के दरबार में कोई अगर छोटे जाति का आदमी आता तो उसको बताया जाता कि सुबह 9 बजे से के पहले मत आइए और 3 बजे के बाद मत आइए, बीच में आइए, क्योंकि उस समय में सूरज की रोशनी माने इस तरह से इस लेवल पर वो पहुंच चुके थे कि उनकी छाया अगर लगेगी तो हम उससे पॉल्यूटेड हो जाएंगे। जिस बात तो छुआछूत में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। अब चित्पावन ब्राह्मण से क्या हुआ? इन्होंने अंग्रेजी सत्ता को धीरे धीरे चुनौती देना चालू किया और इसके सबसे बड़े जो पैरोकार थे वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जिसको कि फादर ऑफ अनरेस्ट कहा जाता है, अशांति का पिता, जनक। और अंग्रेज उससे बहुत डरते थे और बहुत बड़े मेधावी, बहुत मेधावी भी थे, बहुत प्रखर विद्वान थे। उनको अनेक बार जेल में भेजा। तो इसकी काट के लिए देखा कि जो अपर क्लास में जो हिंदुओं का जो ब्राह्मण क्लास है, और क्षत्रिय तो वहां डेक्कन में और साउथ इंडिया में तो है ही नहीं, तो ये जो ब्राह्मण क्लास है जो बहुत ज्यादा जोर शोर से आंदोलन चला रही है, उसके काट के लिए उन्होंने क्या किया? जो नॉन ब्राह्मण है, बैकवर्ड क्लासेस, उनको समर्थन देना चालू किया। तो जिन्होंने अगर मान लीजिए बैकवर्ड क्लासेस के लोग अगर कोई स्कूल खोलना चाहते हैं तो उनको जमीन आसानी से मिल गया कि जाओ खोलो। अब जैसे छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के जो राजा थे, वो आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, उनको अंग्रेजों ने कितनी उपाधियां दी हुई है। हालांकि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे, 47-48 साल तक जिंदा रहे, लेकिन उसी बीच में उन्होंने बहुत सारे स्कूलों को खोला जिसमें कि जो बैकवर्ड क्लासेस के या दलित वर्ग के जो लोग थे, और डॉक्टर अंबेडकर के बहुत खास मित्र थे साहू जी महाराज। वो साहू नहीं जो संभाजी के पुत्र थे, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये साहू जी, इनकी मृत्यु 1922 में हुई। अंबेडकर की उन्होंने बहुत सहायता भी किया था, कोल्हापुर के शासक थे, तो बहुत सारे जगह उन्होंने स्कूल खोला, कॉलेज खोला। इसीलिए आप देखे होंगे कि अभी संसद भवन में जो है उनकी मूर्ति लगाई गई 8 फीट की। और उन्होंने कहा कि नहीं, इनको अब हम अपने राज्य में ब्राह्मणों को जो निचला ऊपर के पद को के लिए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना ज़्यादा योग्य अभी बैकवर्ड क्लास के लोग नहीं हुए हैं कि ऊंचे के पदों पर रहेंगे, लेकिन जो मीडियम पद है और उससे जो छोटा पद है उसमें ब्राह्मणों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दिया और इन पदों पर जो है बैकवर्ड क्लासेस के लोग, दलित वर्ग के लोग, उस पर उनका रिजर्वेशन कर दिया। दूसरा, उन्होंने तो यहीं से शुरुआत हुआ रिजर्वेशन का हिंदुस्तान में। और जो 1919 का एक्ट जो बना, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, तो चैम्सफोर्ड यहां पर गवर्नर जनरल था और मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, उसी के नाम पर यह एक्ट बना। इस एक्ट में सबसे पहले प्रावधान किया गया और उन्हीं लोगों के समर्थन से, प्रेशर में, कि भाई जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। यहीं से शुरुआत हुई हिंदुस्तान में। तो अंग्रेजों ने जो ब्राह्मणों में जो बहुत ज्यादा जो राष्ट्रवाद की भावना फैल रही थी और ये उनमें क्रांतिकारी विचारधारा उत्पन्न हो रहे थे, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, गोखले के नेतृत्व में, और कांग्रेस का पूरा जो कमान था वो गोखले के हाथ में था जब तक वो उनकी 1916 में मृत्यु हुई। तो उसके काट के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? जो बैकवर्ड क्लासेस के जो नेता थे, खास करके जो महात्मा फूले,
उनको समर्थन देना चालू किया। उसके बाद में साहू जी महाराज को समर्थन चालू किया। उसके बाद में दक्षिण भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, स्व अभिमान आंदोलन नायकर के ईवी रामास्वामी नायकर रामास्वामी, और उसके बाद में उनका ही शिष्य अन्ना दुरई, और उसके बाद में उनका शिष्य करुणानिधि। तो सेल्फ रिस्पेक्ट स्वाभिमान आंदोलन वहां चलाया। और इसका भी जो बेसिक जो फंडा था वो क्या था? एंटी ब्राह्मणिज्म, लैंड रिफॉर्म्स, लैंड टू द टिलर्स, माने जो जमीन जोतता है उसके पास में जमीन जाना चाहिए, ठीक है। और तीसरा द्रविड़ कल्चर। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का एक जो स्पेसिफिक फीचर था वो क्या था? द्रविड़ कल्चर। वो अपने आप को द्रविड़ रेस मानते थे और नॉर्दर्न इंडिया को के लोगों को आर्यन रेस मानते थे, और मतलब हमारे और उनके बीच में कोई साम्यता नहीं है। तो इस तरह से द्रविड़ कल्चर को बढ़ावा देना, कल्चर, ब्राह्मणिज्म, तीसरा लैंड टू द टिलर्स, जोतदारों को जमीन मिलना चाहिए। शुरुआत में जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का या जस्टिस पार्टी का या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का जो प्रिंसिपल रहा वो था भारत से अलग होने का। उन्होंने कहा कि हमारा जो कल्चर है वो द्रविड़ कल्चर है और नॉर्दर्न इंडिया का जो कल्चर है वो आर्यन कल्चर है, हम में कोई मेल नहीं है, हमारा अपना अलग द्रविड़स्तान बनेगा जैसे पाकिस्तान बना है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ में क्या हुआ कि उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद में उन्होंने अपने पॉलिसी में थोड़ा सा तब्दीली लाया और देश के अंदर में ही उन्होंने रहना स्वीकार किया, और उसके बाद से वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कन्वर्ट होकर के तमिलनाडु की राजनीति पर 1967 से उन्होंने सत्ता पर काबिज रहे हैं, और उसके बाद से कभी भी कांग्रेस को सत्ता में आने उन्होंने नहीं दिया। 1967 से या तो डीएमके पार्टी रही या उनसे ही टूट करके जो अलग पार्टी हुई एआईडीएमके। मैं शॉर्ट में आपको बता देना चाहता हूं कि बैकवर्ड क्लासेस जो मूवमेंट हुआ वो पहले के मूवमेंट से या रिफॉर्म से इस माने में अलग था कि उन्होंने ब्राह्मणों की सत्ता को पूरी तरह से चुनौती दे दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपना घर अलग बनाएंगे, हमारा जो एजुकेशन का भी पद्धति होगा वो पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होगा, पश्चिमीकरण के आधार पर हम मतलब वेस्टर्नाइज एजुकेशन प्राप्त करेंगे, हमें ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर से कोई लेना देना नहीं है। वी डू नॉट वांट टू रीड वेदास और पुराणास और धर्मसूत्रास, दे आर ऑल प्रो ब्राह्मीण स्क्रिप्चर्स, तो हम उसको मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। तो एक टाइप का आप देखेंगे तो ये टोटल जो है वो एक रिवोल्ट था अगेंस्ट द हाई कास्ट डोमिनेशन इन डेक्कान एंड साउथ इंडिया, और जो आप देख रहे हैं कि आज तक वो चल रहा है। और जो मैंने अभी आपको पार्टी बताया अन्ना डीएमके या डीएमके पार्टी, ये उसी प्रिंसिपल के उसी सिद्धांत पर आधारित हैं। और अभी जो कर्नाटक में हमने बताया जो लिंगायत, इनका भी बेसिकली वो एंटी ब्राह्मणिज्म भी है, लेकिन उसमें ये और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में ये रहा कि वो पूरी तरह से क्रांतिकारी था। सेल्फ नायकर के द्वारा वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आंदोलन था। और जो लिंगायत का है वो हालांकि शैव धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो भी ब्राह्मण की सत्ता को या ब्राह्मण स्क्रिप्चर को ज्यादा नहीं मानते हैं। और इसी तरह से ज्योतिबा फुले ने जो, और बाद में साहू जी महाराज जो राजा कोल्हापुर के थे, उनके नेतृत्व में बैकवर्ड क्लास मूवमेंट बहुत जोरदार ढंग से चला। और इसमें अंग्रेजों ने इनकी बहुत ज़्यादा मदद किया, क्योंकि अंग्रेज ये देखते थे कि कहीं जिस तरह से ब्राह्मण लोग राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक हो गए हैं और देश की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, ब्रिटिश की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, राष्ट्रवाद का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया है और अंग्रेजों को यहाँ से तंबू उखाड़ना पड़ेगा। तो जिस तरह से उन्होंने कॉमनल फ्रंट पर मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया, उसी तरह से उन्होंने हिंदू समाज उसमें फूट डालने के लिए
उन्होंने क्या किया, समर्थन दिया उनको। और इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज जो हजारों के तादाद में यहाँ हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मुसरूम्ड हो गए थे, बहुत फैल गए थे, उनके द्वारा भी बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा की में पढ़ाई लिखाई का फ्री ऑफ कॉस्ट में व्यवस्था किया गया। तो इस तरह से जो पिछड़ा वर्ग का जो रिफॉर्म है हिंदुस्तान में वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हुआ और धीरे धीरे जो दबे कुचले लोग थे वो समाज के सामने में या हिंदू समाज में एक प्रतिष्ठित जीने लायक हो गए। और बाद के वर्षों में जब देश में आज़ादी का आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला तो उसके बाद उनमें पूरी तरह से मोबिलाइज किया गया और जो आज तक वो समाज के निचले पावदान पर थे, जो जिसकी की कोई भी भागीदारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में नहीं थी, अब देश के आज़ाद होने के बाद में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो गया और बहुत सारे तो अब मुख्यमंत्री भी बन गए हैं उस क्लास के। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा टॉपिक कैसा लगा, ये आप बताइए।